हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। धारा आज मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले उनके बारे में बताऊंगा। देखो, धारा 52 से लेकर 55 तक के जो प्रावधान है वह सील के बारे में दिए गए हैं कि चरित्र क्या होता है, क्या चरित्र का जो है चरित्र के साक्ष्य का महत्व उस केस में होता है जिसमें कि संबंधित व्यक्ति पक्षकार है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि न्यायालय को पत्रावली पर आए साक्ष्य और तथ्य के बारे में ही विचार करना चाहिए, न कि पक्षकारों के सील के बारे में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि सील बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उन्हीं के बारे में जो प्रावधान धारा 52 से लेकर 55 तक के में किए गए हैं। धारा 52 कहती है कि सिविल मामलों में सील विसंगत है, यानी कि सिविल मामलों में सील का साक्ष्य विसंगत होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर धारा 55 के पश्चात स्पष्टीकरण दिया गया है कि सील के अंतर्गत क्या चीज आती है। सील में ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं। ख्याति ऐसी होती है जिसको कि बहुत जनता जनार्दन बहुत जानती है आपके बारे में कि वो अच्छा है या बुरा है, तो वो तो है ख्याति। स्वभाव होता है जिसको केवल जो है कुछ ही व्यक्ति जानते हैं, जैसे परिवार के लोग या जो ही बहुत गहरे मिलने जुलने वाले हैं, वही आपके स्वभाव के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ख्याति सील के अंदर ख्याति और स्वभाव है, और धारा 54 के अंतर्गत जो साक्ष्य दिया जाएगा वो जो है साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव का दिया जाएगा, न कि विशिष्ट स्वभाव और विशिष्ट ख्याति का। अब आते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पक्ष के बुरे सील का साक्ष्य दे सकता है। तो यहां पर बताया गया है कि अभियोजन पक्ष अगर अभियुक्त पक्ष के बुरे सील का साक्ष्य देता है तो वह जो है विसंगत होता है, लेकिन अभियुक्त अपने अच्छे सील का साक्ष्य दे सकता है। धारा 53 कहती है कि अभियुक्त जो है अपने अच्छे सील का साक्ष्य दे सकता है, लेकिन अभियोजन पक्ष जो है उसके बुरे सील का साक्ष्य नहीं दे सकता। अगर देगा भी तो वह विसंगत होगा। लेकिन जब यहां पर एक्यूज ने अपने अच्छे सील का साक्ष्य दे दिया, गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया, तो उसके गुड कैरेक्टर को काटने के लिए सेक्शन 54 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन जो है उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है। नंबर 1, अगर सील स्वयं विवादक है तो उसके बुरे चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है। सील स्वयं विवादक है, विवादक तथ्य है कि छेड़खानी करी ने 300 का 376 का आदि कोई मामले करे तो उसमें दे सके, और पूर्ण दोष सिद्धि भी जो है बुरे सील के साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन पहले नहीं। यहां दो चीजों में तो क्या नाम कभी भी दी जा सकती है, लेकिन पहले में उसके बैड कैरेक्टर का जो देगा साक्ष्य अभियुक्त पक्ष नहीं दे सकता जब तक कि अभियुक्त जो है अपने अच्छे चरित्र का साक्ष्य न दे। दूसरा, यहां पर अगर विवादक तथ्य है तो फिर तो दिया ही जा सके, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोसिक्यूशन दे सके, और पूर्ण दोष सिद्धि का साक्ष्य भी प्रोसिक्यूशन दे सकता है। सेक्शन 53 जो है ये 2013 द्वारा इंसर्टेड की गई थी, जो महिलाओं के अपराध से संबंधित है, उसमें जो है उनके बारे में नहीं पूछा जा सकता। सेक्शन जो 55 है ये सिविल कार्रवाइयों में अगर पक्षकार का आचरण, प्रतिवादी का आचरण या वादी का आचरण ऐसा है कि जो नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालता है, तो वहां उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि नुकसानी की रकम घटाने के लिए यहां वादी का साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है धारा 55 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से वह
52 में सिविल कार्रवाइयों में अगर आपने प्रतिवादी का या वादी या प्रतिवादी किसी का भी यहाँ सील का साक्ष्य आप दे रहे हैं तो वह विसंगत होता है। लेकिन धारा 55 के अंतर्गत अगर नुकसानी की रकम घटाने के लिए धारा 55 के अंतर्गत वादी के चरित्र का सील का साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 53 में अभियुक्त अपने बुरे सील का साक्ष्य दे सकता है, लेकिन अभियोजन पक्ष जो है उसके बुरे सील का साक्ष्य नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही धारा 53 के अंतर्गत वह उसके अपने अच्छे चरित्र का साक्ष्य देता है तो उसके अच्छे चरित्र को काटने के लिए बुरे चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 54 कहती है। धारा 54 में दो और बात है कि अगर सील स्वयं विवादक तथ्य है या धारा क्या नाम जो है पूर्व दोष सिद्धि स्वयं विवादक तथ्य होती है। तो इस प्रकार से 55 तक के हैं। धारा 56 में जो बताया गया है वो न्यायिक अपेक्षा है, जुडिशियल नोटिस। न्यायालय जो है जुडिशियल नोटिस लेगा, जो धारा 57 बताई गई है। देखो कुछ बातें जो हैं सर्वविदित होती हैं, सब जानते हैं। भारत सरकार ने आज कौन सा अधिनियम जारी किया सब जानते हैं। भारत का कितना भौगोलिक क्षेत्र है सब जानते हैं। तो उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उनके लिए साक्ष्य जरूर प्रस्तुत किया जाता है। तो सेक्शन 56 जो है न्यायिक अपेक्षा है। न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा किन चीजों का, जो कि धारा 57 में बताई गई है। धारा 57 में 13 खंडों में वो चीजें बताई गई, लेकिन ये यही तक सीमित नहीं है। इसके ये तो उदाहरण मात्र है, केवल 13 चीजें। इसके अलावा और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो पक्षकार इनको साबित करना चाहता है, साबित तो क्योंकि जुडिशियल नोटिस लेगा ही न्यायालय, लेकिन फिर भी उसमें जो है उसका प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे कि हम जो है ये कहते हैं कि AIR 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर यह बात कही थी और कोर्ट के समक्ष वह विचार मामला विचारणीय है और उसमें जो है वो विधि प्रतिस्थापित की जानी है, देनी है। तो वहां पर AIR 2015 पेज फला इस पर वो न्यायालय में पढ़कर सुनाएंगे। जैसे कि आप सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो है अगर क्रूल्टी की बात करते हैं तो क्रूल्टी के अकॉर्डिंग वो बात साबित करनी पड़ेगी या वो क्या नाम दिखाना पड़ेगा कोर्ट को। वैसे नहीं अपने आप मान लेगा, लेकिन ये सर्वविदित होती हैं, इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन साक्ष्य में प्रस्तुत तो करना पड़ेगा। ये आपने वो बात बतानी तो पड़ेगी। साबित साक्ष्य का साबित किया जाना यानी कि उसका परिणाम होता है। तो न्यायिक अपेक्षा 56 के अंदर करता है और किन बातों करेगा, ये उदाहरण दिए गए 13, लेकिन ये उदाहरण मात्र है, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। इस प्रकार से जुडिशियल नोटिस करता है। धारा 58 के अंतर्गत स्वीकृति है जो कि वादी या प्रतिवादी अपने अपने अभिवचनों में करते हैं। ये धारा 58 केवल सील मामलों में लागू होती है क्योंकि स्वीकृति है, और जो लिखित अभिवचनों वाद पत्र या वो जवाब दावे के माध्यम से या शपथ पत्रों के माध्यम से या पूर्व में कोई लेखबद्ध कथन है उसके माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ धारा 58 के अंतर्गत ऐसी स्वीकृतियां क्या नाम मानने के लिए न्यायालय बाध्य होते हैं और उनको मानते हैं। अगर उनके प्रतिकूल कोई बात साबित नहीं की गई तो भाई धोखे से भी लिखी जा सकती है वगैरह भी, तो उनको जो मानते हैं। ये स्वीकृतियां औपचारिक स्वीकृति होती है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। धारा 59 सेक्शन 59 कहता है कि दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अंतर्वस्तु के सिवाय सभी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। यानी कि दस्तावेज तो दस्तावेज रूप में पेश किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी एज इट इज पेश किए जाएंगे, और इनके अलावा जो भी साक्ष्य होगा वो मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। धारा 60 कहती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा। यानी कि आपने अपनी आंखों से देखा, कानों सुना या किसी भी इंद्रियों द्वारा भान हुआ तो उनके माध्यम से ही इसको पेश किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 60 जो है कहता है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन इसी में हेयरसे एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी स्थान दिया गया है। यानी कि अगर कोई एक्सपर्ट कोई ओपिनियन न्यायालय देता है और ओपिनियन जो है वो किसी पुस्तक से प्राप्त की गई है और पुस्तक का राइटर मर गया है, मिल नहीं सकता, या इतनी विलंब या खर्च के बिना उसको न्यायालय में बुलाया नहीं जा सकता, तो उसकी जो
पुस्तक है जो सामान्यतः मार्केट में मिलती है उसको जो प्रस्तुत करके उसको साबित किया जा सकता है। तो यहाँ ये हेयरसे एविडेंस है जो प्रोविजो में दी गई है। अन्यथा मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष ही होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए, उसे देखा हो, सुना हो या किसी भी इंद्रिय द्वारा उसका भान हुआ हो, वही व्यक्ति जो मौखिक साक्ष्य दे सकता है। धारा 61 के अंतर्गत जो दस्तावेजी साक्ष्य है। दस्तावेजी साक्ष्य किस प्रकार साबित किया जा सकता है? धारा 61 बताया दस्तावेज की अंतर्वस्तु को दो प्रकार साबित किया जाता है, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। प्राथमिक साक्ष्य क्या है? ये धारा 62 में बताए गए हैं। प्राथमिक साक्ष्य के अंदर 4 चीजें बताई गई हैं। यहां स्वयं वो लेख, यानी कि कोई डीड लिखीगी, जैसा सेल डीड है, तो वो जो है स्वयं प्राथमिक साक्ष्य है। अगर कोई पार्टनरशिप डीड है, नंबर 1 तो ये आएगी, अगर कोई पार्टनरशिप डीड है, डीड तैयार कर ली 4 लोगों ने, तो वहां 4 ही डीड तैयार हुई, पार्टनरशिप 4 ही डीड तैयार हुई और चारों पे चारों ने सिग्नेचर दिए, तो ये भी क्या नाम जो है मूल क्या नाम प्राथमिक साक्ष्य है। ए व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और बी व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट किया, यानी काउंटर पार्ट तैयार किए, और ए ने अपने डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिए और बी ने अपने डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिए और एक दूसरे को दे दिए, यानी कि प्रतिलेख भी जिस पर सिग्नेचर हुई हैं वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। एक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जैसा कि टाइपिंग मशीन में होता है, तो टाइपिंग मशीन में 3 पेपर लगते हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, तो तीनों पेपर जो है यहां प्राथमिक साक्ष्य माने जाएंगे। यानी कि सेल डीड, स्वयं डीड, जो एक डीड है जिसमें दोनों पक्षकारों से, वो भी क्या नाम प्राथमिक साक्ष्य है। यहाँ 4 डॉक्यूमेंट तैयार किए गए और चारों पे चारों ने साइन किए, ये प्राथमिक साक्ष्य है। काउंटर पार्ट जिसपे कि सिग्नेचर किए गए हैं वो भी प्राथमिक साक्ष्य है। चौथी चीज है जो किसी यांत्रिक प्रक्रिया से, या जैसे कि क्या नाम आपका टाइपिंग मशीन होती है, टाइपिंग मशीन में कार्बन कॉपी जो होती है वे भी मूल यानी कि प्राथमिक साक्ष्य ही मानी जाएंगी। धारा 63 कहती है कि द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। सेक्शन 63 के अंदर 5 चीजों का समावेश किया गया है जो कि सेकेंडरी एविडेंस के रूप में मान्य की गई है। नंबर 1, मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, सर्टिफाइड कॉपी। नंबर 2, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई और मूल दस्तावेज से मिलान की गई प्रतियां। तीसरी, मूल दस्तावेज से बनाई गई और मिलान की गई प्रतियां। चौथी चीज, काउंटर पार्ट जिस पर कि पक्षकारों ने सिग्नेचर नहीं किए हैं। पांचवी चीज, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य जिसने कि मौलिक दस्तावेज को देखा हो, यानी कि बैनामा देखा किसी ने और वह बैनामे असल बैनामा, प्रमाणित प्रति नहीं, असल बैनामा जिस व्यक्ति ने देखा हो और वह न्यायालय में आकर के उस सेल डीड का वृतांत प्रस्तुत करता है, तो ये भी द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। ठीक है जी। अगर बैनामा ओरिजिनल देखा, मूल दस्तावेज, मूल बैनामा अगर देखा है, अगर सर्टिफाइड सत्य प्रतिलिपि देखी तो नहीं, फिर यहां लागू नहीं होता है सेक्शन 63 का 5वां खंड। सेक्शन 63 का 5वां खंड केवल वही लागू होता है जब आपने मूल दस्तावेज देखा हो और आप उसका मौखिक वृतांत न्यायालय में दे रहे हो, तो वो मौखिक वृतांत जो है सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है सेक्शन 64 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य कैसे साबित किया जाता है? मूल दस्तावेज पेश करके प्राथमिक का नाम उसको साबित किया जा सकता है। सेकेंडरी एविडेंस किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है? धारा 65 में वे परिस्थितियां दी गई हैं जिनके अंतर्गत जो है यहां सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। अगर ये परिस्थितियां हैं तो सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं आप। अगर ये 65 के अंतर्गत जो परिस्थितियां नहीं है आपके को लागू होती, तो आप जो है सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है जी। उसके बाद आती है जो महत्वपूर्ण धारा है 68, सेक्शन 68 कि जो दस्तावेज है उसको कैसे साबित किया जाएगा।
भाई यहाँ तो दस्तावेज को 68 में मूल पेश कर दिया, लेकिन उसको किसके समक्ष रचा गया था, किसको गया था, जो गवाह होते हैं, हाशिया विटनेस होते हैं, हाशिया गवाह होते हैं, उनके द्वारा यह साबित किया जाता है कि मेरे समक्ष जो निष्पादनकर्ता ने इस दस्तावेज को निष्पादित किया था। तो किसी भी दस्तावेज को साबित करने के लिए एक साक्षी, जो एक साक्षी है उसकी आवश्यकता पड़ती है। कम से कम एक साक्षी होना चाहिए उस दस्तावेज को या बैनामे को, जो भी चीज है दस्तावेज बैनामे सम्मिलित है, उसको साबित करने के लिए। नंबर एक चीज, अगर यह दस्तावेज पंजीकृत है तो फिर किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं होती यहां पर। नंबर दो, लेकिन अगर दस्तावेज विल है, वसीयत है, तो फिर एक साक्षी की आवश्यकता होगी। कम से कम एक विटनेस चाहिए। विल हमेशा चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, हमेशा जो उसको साबित करने, उस दस्तावेज को साबित करने के लिए एक साक्षी की आवश्यकता होती है, मैंडेटरी है। चौथा, जो ये पंजीकृत दस्तावेज है, जिस निष्पादनकर्ता ने इसको निष्पादित किया था और वह उसके निष्पादन से इनकार करता है कि मैंने तो नहीं निष्पादन किया उस दस्तावेज का, भले ही वो डॉक्यूमेंट पंजीकृत ही क्यों ना हो, रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, तब फिर एक साक्षी को बुलाना आवश्यक होता है। एक साक्षी उसको साबित करेगा। तो चार चीजें हैं, बहुत इजी हैं। किसी भी दस्तावेज को साबित करने के लिए एक अनुप्रमाणित साक्षी की आवश्यकता होती है। अनुप्रमाणित जो है सेक्शन 3 टीपी एक्ट में परिभाषित किया गया है। 2 या 2 से अधिक साक्षी किसी दस्तावेज को प्रमाणित करते हैं, अनुप्रमाणित करते हैं, तो साक्षी हो। अनुप्रमाणित साक्षी की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट पंजीकृत है तो किसी भी विटनेस की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, विल चाहे पंजीकृत हो चाहे पंजीकृत हो, वो एक साक्षी द्वारा जिसने कि उसको अनुप्रमाणित किया है वो साबित करा गया है कोर्ट में। नंबर 4 है, अगर यहां पर निष्पादनकर्ता ने निष्पादन से इनकार कर दिया, भले ही डॉक्यूमेंट पंजीकृत ही क्यों ना हो, तब भी एक अनुप्रमाणित साक्षी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई। तो उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 74 का, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं जिसकी कि आप जो है सर्टिफाइड नकल प्राप्त कर सकते हो, सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग। देखो, वे दस्तावेज जो प्रभुत्व संपन्न अधिकारी के या शासकीय निकायों के या अधिकरणों के, भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक या कार्यपालक अभिलेख के रूप में रखे गए हैं, उनको जो है उनकी प्रमाणित प्रतियां लेके आप जो है न्यायालय में साबित कर सकते हो। और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा जो दस्तावेज निष्पादित किए गए हैं और राज्य द्वारा उनको किसी पुस्तक में लेखबद्ध किया जाता है, तो वे भी यहाँ पर पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो सरकार का कोई नहीं, सरकार के तो जो है खसरा, खतुन्नी या आपका FIR, परमिट, मोटर का परमिट होता है, वो आपकी चार्जशीट, ये तो क्या नाम पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी। जैसा पंचनामा है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट है या क्या नाम मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी क्या नाम है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट है, जैसा कि ए ने एक बैनामा बी के पक्ष में कर दिया, सेल डीड कर दी, यहां पर सेल डीड की एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी जो है यहां पर सेल डीड की कॉपी जो है यहां सब रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रार के यहां दी जाती है, दाखिल की जाती है। एक कॉपी ओरिजिनल होती है, एक कॉपी उसकी डुप्लीकेट होती है, जो कि सब रजिस्ट्रार के यहां दी जाती है। उसकी नकल जो है वहां पर जो सेक्शन 51 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का है, उसमें जो है प्रथम एक बही होती है, एक वो का नाम जो है रजिस्टर होता है, उसमें उसकी एंट्री होती है। जो वो एंट्री है वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है।
रजिस्टर्ड होने के पश्चात वो जो उसमें एंट्री होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। यानी कि बैनामे की सेल डीड जो ओरिजिनल आपके पास है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, और जो रजिस्ट्रार के यहाँ जो इसकी डुप्लीकेट कॉपी है और रजिस्टर में दर्ज है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, लेकिन वसीयत इसके अंतर्गत नहीं आती और दत्तक ग्रहण भी इसके अंतर्गत नहीं आता। हालांकि वे भी रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन वे गोपनीय दस्तावेज हैं, वही नंबर 1 में नहीं होते हुए वही नंबर 3 में दर्ज होता है उनका मामला। तो अलग अलग मामले हैं। तो इस प्रकार से वक्फ है, किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ करी और वक्फ पर रजिस्टर करा दिया, तो वक्फ प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट जो वहां पर रजिस्ट्रार के यहाँ है वह भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो इस प्रकार से प्राइवेट दस्तावेजों को भी जो राज्य की अभिरक्षा में रखे जाते हैं उनको पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है सेक्शन 75 के सब क्लास 2 के अंतर्गत। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दखलनामा, खसरा कागज, खतौनी, चार्जशीट, FIR, न्यायालय की डिग्री, संस्वीकृतियां, गिरफ्तारी का वारंट, न्यायालय का निर्णय, मत पत्र, तो ये आदि आदि जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा ये वाद पत्र, लिखित कथन, विल की रजिस्ट्रीकृत प्रति या विक्रय पत्र, अमीन द्वारा तैयार किया गया बंटवारा पत्र, और मेडिकल रिपोर्ट या स्वपरीक्षण रिपोर्ट, ये जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बाद सेक्शन 75 में जो है यहाँ पर प्राइवेट दस्तावेजों के बारे में बताया गया है। सेक्शन 76 में जो है यहाँ बताया गया जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं उसकी प्रति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसकी प्रति जो भी शुल्क होता है और शुल्क अदा करने के पश्चात उसका हम निरीक्षण भी कर सकते हैं और उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जो सर्टिफाइड कॉपी यहाँ प्राप्त की जाती है सेक्शन 76 के अंदर, उनको जो है सेक्शन 79 में उनकी जो है सेल प्रज्यूम किया जाता है। यानी कि जो प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं उनको जो है सेक्शन 79 के अंतर्गत जो है न्यायालय उनकी उपधारणा करेगा, सेल प्रज्यूम करेगा। ठीक है भाई। उसके बाद है सेक्शन 85 जो कि मुख्तियारनामे के बारे में बताता है। सेक्शन 85 में मुख्तियारनामे के बारे में बात बताई गई है कि ऐसा मुख्तियारनामा जो कि न्यायालय में, मजिस्ट्रेट में, कौंसिल, उप भारतीय कौंसिल या नोटरी पब्लिक के समक्ष जो है निष्पादित हुआ है और अधिप्रमाणित कृत हुआ है, उसकी न्यायालय उपधारणा करेगा कि वो असली है जब तक कि उसके विरुद्ध खंडित ना किया जाए। एक चीज में क्या नाम मैं मिस कर गया, सेक्शन 65 मिस कर गया और सेक्शन 65 बी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को कैसे साबित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या दस्तावेज को साबित किया जाता है 65 बी के अकॉर्डिंग। 65 बी के अंदर जैसे कि कोई CD है, कोई क्या नाम जो है CCTV फुटेज है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या कोई वॉइस रिकॉर्ड की गई है मोबाइल के माध्यम से या किसी, तो उसको जो है जिस प्रकार से वह भरी गई है यानी कि एक्सपर्ट जो है इसको साबित करेगा। 65 बी के अंदर जो हम कोई भी क्या नाम कोर्ट में CD देते हैं या CC फुटेज देते हैं या कोई भी क्या नाम इस प्रकार से मोबाइल के अंतर्गत मेमोरी कार्ड से आदि आदि से जो चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो 65 बी के अंतर्गत साबित की जानी आवश्यक है कि ये कारोबार के अनुक्रम में सेविंग की गई थी, बनाई गई थी, आदि आदि बातें उसके अकॉर्डिंग साबित करनी पड़ती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कैसे साबित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को धारा 65 बी के अनुसार जो है अनुसरण में साबित किया जा सकता है। अब आता है यहाँ पर कि तार संदेशों के बारे में उदाहरण, जो तार भेजे जाते थे कभी, तो वहां भी न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। धारा 88 में ईमेल जो भेजे जाते हैं, ईमेल भेजे जाते हैं मोबाइल के या लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से,
तो वहां भी न्यायालय जो है उसकी उपधारणा कर सकेगा, मे प्रज्यूम है। उसके बाद धारा आती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, धारा 90, 30 वर्ष पुराने अभिलेख अगर उचित अभिरक्षा से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं तो न्यायालय ऐसे दस्तावेज की उपधारणा कर सकेगा, मे प्रज्यूम है। और यहाँ पर सेक्शन 90 के अंदर चाहे वसीयती दस्तावेज हो चाहे गैर वसीयती दस्तावेज हो या सभी के बारे में उपधारणा कर सकेगा न्यायालय अगर वह 30 वर्ष पुराना है और उचित अभिरक्षा जिसके पास वह होना चाहिए था उसके द्वारा वो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। धारा 90A है जिसमें कि 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अगर उचित अभिरक्षा से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तो न्यायालय उनकी उपधारणा कर सकेगा। धन्यवाद। मैं अभी आपको कल को जो है सेक्शन 91 से जो एविडेंस एक्ट की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उस धारा के बारे में बताऊंगा और 91, 92। धन्यवाद।